पार्ट और फर्स्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर बेटा फिर से आपको अपनी गिवन इक्वेशन को रिड्यूस करना है लीनियर की फॉर्म में और फिर x और y के लिए करना है सोल्व। लेकिन इस बार जो यूनिकनेस है वो ये है कि नीचे आ रहा है 1/3x plus y 1/3x minus y, सेम हियर। तो दिस इज क्लियर फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन दैट 1/3x plus y को u एंड 1/3x minus y को v मानना पड़ेगा। और मेरी पहली इक्वेशन आ गई u plus v equal to 3/4, क्योंकि दिस इज सिंपली कन्वर्टेड एज u, दिस इज सिंपली कन्वर्टेड एज v। एंड बेटा कभी भी फ्रैक्शन में डील मत किया करो, कोशिश किया करो कि आप अपने आप को क्वेश्चन के फ्रैक्शन पार्ट से बचा के निकाल लो। तो ये मिल गई मुझे पहली इक्वेशन। आफ्टर हैविंग द फर्स्ट इक्वेशन इन अ सिंपलेस्ट फॉर्म, अब मैंने सेकेंड इक्वेशन उठाई तो देखो ये लिखा हुआ है u/2, क्योंकि मैंने तो 1 इसको माना ना, अभी सिखाया था थोड़ी देर पहले भी कि इसका अपने आप में मतलब क्या है, इसका अपने आप में मतलब है हाफ इंटू दिस, और जिसमें से ये वाला पार्ट मैंने क्या लिख दिया है u, तो 1/2u v/2 minus 1/8। Now take the LCM as 2, u minus v equal to minus का 1/8, ये 2 से 2 कट गया, इसे मैं हटा रहा हूं बेटा आपके लिए, और यहाँ पे 4 आ गया। तो ये रिजल्ट आ गया 4u minus 4v equal to -1, 4u minus 4v equal to -1, 4u minus 4v equal to -1, जो हमारे क्वेश्चन की सेकंड स्टेटमेंट आ गई। अब आप इन्हें आपस में सॉल्व कर लो। 4u plus 4v equal to 3, 4u minus 4v equal to -1, as it is कट गया। 8u equal to 2, u become 1/4. Put this in above equation and try to find out the v. तो 4v equal to, देखो यहाँ पे आएगा 1 plus v, 4v equal to 3, तो 4v equal to 2, v become half। बेटा जैसे u और v आ गया, u as 1/4, v as 1/2। अब हम निकालेंगे इससे x और y, सिंस वी नो दैट 1/3x plus y u था, तो 1/3x plus y 1/4 होगा, तो 3x plus y की वैल्यू आ गई 4। नेम दिस इक्वेशन एज थर्ड, अगर वो फर्स्ट सेकेंड है ऐसी 1/3x minus y v है, तो 1/3x minus y हाफ है, तो 3x minus y become 2। just consider this as fourth, solve third and fourth, और जैसे ही आप थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करोगे 3x plus y 4 आ रहा है, 3x minus y 2 आ रहा है, इनको सॉल्व करने पे 6x की वैल्यू 6, x की वैल्यू 1 आएगी, x की वैल्यू 1 पुट करने पे y की वैल्यू भी 1 आएगी। तो अल्टीमेटली इस क्वेश्चन के अंदर जो रिजल्ट ऑफ x और y आ रहा है वो 1 और 1 आ रहा है। बीइंग अ थोड़े से लेंथी क्वेश्चन था, हम लोगों ने देखा कि ये जो फ्रैक्शनल पार्ट था, ये जो नीचे वाला पार्ट था 1/3x plus y और 1/3x minus y, उन्हें u भी माना, u पर 4 ऊपर शिफ्ट करा, पहले इक्वेशन, दूसरे में u भी लिखा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, दूसरी इक्वेशन, उन्हें सॉल्व करा, u और v आया। बट u और v इज नॉट अवर मोटिव, अवर मोटिव इज टू फाइंड आउट द x एंड y। सो फिर मैंने जिसे u माना तो उससे पहली इक्वेशन निकाली, जिसे v माना तो उससे दूसरी इक्वेशन निकाली, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करा, और देयर इज द वैल्यू ऑफ x एंड y व्हिच इज 1 and 1 ईच। अभी बेटा हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड के एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर सेकंड के वर्ड प्रॉब्लम पे आ गए हैं। ये वर्ड प्रॉब्लम जैसे कि आप लोग जानते हैं ये थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, अगर आपको पढ़ने में नहीं समझ आएगी तो क्वेश्चन मिस हो जाएगा, इसमें ध्यान देना है। रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 hours। फाइंड हर स्पीड इन रोइंग इन अ स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट। पहले तो बेटा आधे से ज्यादा बच्चों को तो यही नहीं पता ये क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में। तो रो का मतलब होता है तैरना, और डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, देयर आर 2 टर्म्स जो आपको ज्यादातर ध्यान से सुननी है। देखो बेटा सपोज कर लो ये पानी है, स्विमिंग आप में से नंबर ऑफ स्टूडेंट को आती होगी, तो रितु भी वन ऑफ देम थी जिससे स्विमिंग आती है। अगर रितु पानी के साथ फ्लो, जैसे पानी का फ्लो सपोज करो इधर की तरफ चल रहा है, दिस इज द फ्लो ऑफ द वाटर, इट इज मूविंग इन दैट डायरेक्शन, और सपोज करो ये रितु है, ठीक है, और ये जो रितु है वो किसकी तरफ जा रही है, अगर वो भी पानी के साथ जा रही है, इफ द डायरेक्शन ऑफ रितु एंड वाटर
इन अ सेम डायरेक्शन, देन दिस वर्ड इज नोन एज डाउनस्ट्रीम। तो हम उसे डाउनस्ट्रीम बोलते हैं। डाउनस्ट्रीम का मतलब ये नहीं होता कि इंग्लिश समझो और कहो पानी के अंदर कोई नहीं तैरता। पानी के साथ साथ चलना होता है डाउनस्ट्रीम, और पानी के अगेंस्ट चलना होता है। मान लो पानी तो अब भी उधर ही चल रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आवर वाटर, कि वाटर इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। और ऋतु लेकिन इस बार कहां जा रही है? ऋतु इज मूविंग अपोजिट टू द वाटर, कि ऋतु की डायरेक्शन इधर हो गई, पानी की डायरेक्शन उधर हो गई। तो अगर पानी और वो गल जो भी पर्सन है जो उस पर चल रहा है, स्विमर और वाटर अगर सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन, तो दैट टर्म इज नोन एज डाउनस्ट्रीम। और वाटर और गल अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, जिधर पानी जा रहा है लड़की उधर नहीं जा रही है, या कोई भी पर्सन उधर नहीं जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अपस्ट्रीम। तो प्लीज इंग्लिश की वजह से ऐसा मत समझना पानी के ऊपर है तो अप है, पानी के नीचे है तो डाउन है। यहाँ पे अप एंड डाउन का कोई भी मतलब पानी के ऊपर नीचे से नहीं है। यहाँ पे डाउन का मतलब है व्हेन वी रन विद वाटर, और अप का मतलब है व्हेन वी रन अगेंस्ट द वाटर, व्हेन वी स्विम विद द वाटर, व्हेन वी स्विम अगेंस्ट द वाटर। तो सबसे पहले तो आपको ये बात क्लियर करनी है। अब हम क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। अब आपको क्वेश्चन जल्दी समझ आने वाला है। कहते हैं जब ऋतु डाउनस्ट्रीम जा रही थी, यानी कि पानी के साथ साथ जा रही थी, तो वो 2 घंटे में 20 किलोमीटर चली गई। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि पानी की स्पीड और उसकी स्पीड दोनों ऐड हो गई, और उसकी स्पीड तेज हो गई। भाई वो अपनी स्पीड से तो चली रही थी, साथ में वो पानी की स्पीड भी उसे मिल गई, तो दोनों का फ्लो एक ही तरफ हो गया, तो वो थोड़ा फास्ट चलेगी, इसलिए उसने 2 घंटे में 20 किलोमीटर कवर कर लिया। अपस्ट्रीम में क्या हुआ कि ऋतु को पानी की स्पीड को काट के आना था। पानी उसे पीछे धकेल रहा था, वो आगे आ रही थी, वो पीछे धकेल रहा था, वो आगे आ रही थी। तो एज अ रिजल्ट वो सिर्फ 2 घंटे के अंदर कितने किलोमीटर चली? 4 किलोमीटर चली। आपको बताना है कि ऋतु की स्पीड क्या थी जब पानी रुका हुआ था, और करंट का मतलब होता है स्टीम। पानी की स्पीड को बोलते हैं स्पीड ऑफ वाटर। स्पीड ऑफ वाटर मीन स्पीड ऑफ करंट। यहाँ पे करंट बिजली का करंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे करंट का क्या मतलब है? पानी की स्पीड, कि पानी कितनी स्पीड से चल रहा था। सो टू कंटिन्यू विद दैट, हमें यहाँ पे ये तो कंफर्म ही हो गया, लेट द स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर, रुके हुए पानी में अगर ऋतु चलती तो उसकी स्पीड कितनी थी? x किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ करंट b y किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले तो जो मुझे फाइंड आउट करना था, मैंने उसे क्या माना? x और y मान लिया। मैंने कहा था वर्ड प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन होती है, इसलिए बहुत पेशेंस से सीखनी है सब चीजें। तो ऋतु की स्पीड स्टिल वाटर में जब रुका हुआ पानी था, पानी नहीं चल रहा था, सिर्फ ऋतु चल रही थी, तो वो x की स्पीड से चल रही थी, पानी रुका हुआ था। जब करंट चलता है, यानी कि जब पानी फ्लो कर रहा है, तो उसकी स्पीड y थी। सो बेटा अब यहां पे पॉइंट आता है स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम। अब सोचो मैंने क्या बताया था? डाउनस्ट्रीम क्या था कि ये जो हमारी स्पीड है पानी की y, और ये जो ऋतु की स्पीड है x, ये दोनों एक साथ चल रही है। तो क्या होगा? ऋतु मान लो 10 की स्पीड से चल रही थी, पानी मान लो 2 की स्पीड से चल रहा था, तो टोटल स्पीड कितनी हो गई? इन दोनों को ऐड कर दिया तो आ गया आंसर x प्लस वाई, 12 किलोमीटर हो गई, अगर मैं उस एग्जाम्पल को फॉलो करूं तो जब भी कभी डाउनस्ट्रीम लिखा होगा तो पानी की स्पीड और उस पर्सन की स्पीड ऐड हो जाएगी, क्योंकि बोथ ऑफ द बॉडीज आर मूविंग इन अ सेम डायरेक्शन। अब बात आई अपस्ट्रीम की। अब अपस्ट्रीम के अंदर एक पॉइंट जो आपको याद रखना है, प्लीज इसे भी ध्यान से सुन लेना। ये तो आपको भी आइडिया लग गया कि यहाँ ऋतु और पानी अगेंस्ट चल रहे हैं। ऋतु खुद को इधर ले जा रही है, पानी उसको उधर खींच के ले जा रहा है, तो दोनों की स्पीड में डिफरेंस आएगा। लेकिन प्लीज रिमेंबर दैट कभी भी करंट की स्पीड y कभी भी x से बड़ा नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर पानी की स्पीड ज्यादा हो गई, पानी तेजी से फ्लो कर रहा होगा, तो ऋतु कभी भी उससे काट के नहीं निकल पाएगी, वो पानी के साथ बह जाएगी, डूब जाएगी। इससे जब भी कभी अपस्ट्रीम होगा तो हमेशा पर्सन की स्पीड बड़ी निकलेगी और पानी की स्पीड हमेशा छोटी निकलेगी। एंड दिस इज द अनदर पॉइंट टू बी रिमेंबर। तो देखो आपने एक ही क्वेश्चन में, 2 लाइन के क्वेश्चन में 4 बातें सीखनी पड़ गई आपको। दोबारा सुनो, पानी जब ऋतु की स्पीड रुकेगा पानी में x, पानी की स्पीड y, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो नो डाउट दोनों की स्पीड ऐड हो गई, इसलिए x प्लस वाई, और जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों की स्पीड सब्ट्रैक्ट हो गई, इसलिए x माइनस वाई। कई बच्चों के मन में थॉट है y माइनस एक्स क्यों नहीं? क्योंकि मैंने बताया अगर पानी की स्पीड ज्यादा होगी तो वो लड़की पानी से काट के कभी भी अपनी डायरेक्शन में नहीं जा सकती, इससे पानी हमेशा धीरे ही चलेगा, उस स्विमर की स्पीड हमेशा ज्यादा ही होगी।
जैसे इतनी सी बात अगर आपको सीख ली, नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट नोट है हमारे टॉपिक का कि जहां पे भी अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम मिलेगा ये सब होगा ही होगा। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन। हम लोगों ने फिजिक्स के अंदर एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। नहीं पढ़ा तो आज पढ़ लो, काम आने वाला है आपके पूरे टाइम पे। अब ये 10th क्लास में नंबर ऑफ क्वेश्चन इस पे बेस्ड है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। पहली इंफॉर्मेशन में देख तो कितना गई, 20 किलोमीटर। कौन सी स्पीड थी, डाउनस्ट्रीम। तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या है, x प्लस वाई। और कितने घंटे लगाए उसने, 2 घंटे। तो वी जस्ट फॉलो दिस फिजिक्स फॉर्मूला टू गेट अवर आंसर। पहले 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करा 2 घंटे के अंदर। स्पीड कौन सी थी, डाउनस्ट्रीम। तो डिस्टेंस किएगा डिस्टेंस, स्पीड किएगा स्पीड, टाइम किएगा टाइम। रिड्यूस कर लेना, x प्लस वाई आ गया 10, जो मुझे पहली इक्वेशन अपने क्वेश्चन से जनरेट होती हुई मिल गई। ठीक है, फिर मैं बात करता हूं सेकंड कंडीशन की। एक बार ध्यान देकर सेकंड कंडीशन क्या है। इन अ सेकंड कंडीशन स्टूडेंट अगेन इट इज गिवन दैट कि वो जो लड़की है वो 4 किलोमीटर जा रही है, 4 किलोमीटर जा रही है डाउनस्ट्रीम। तो फॉर्मूला तो अब भी वही रहेगा, चाहे अपस्ट्रीम हो चाहे डाउनस्ट्रीम हो, डिस्टेंस तो वही रहना है ना, स्पीड इनटू टाइम। इस बार 4 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम गई, अपस्ट्रीम गई सॉरी, और स्पीड कौन सी लेनी है, अपस्ट्रीम की। तो अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी है, x माइनस वाई, और टाइम हो गया फिर से 2, क्योंकि टाइम दोनों ही केस में 2 घंटे लग रहे थे। तो x माइनस वाई आ गया 2। तो ये मिल गई मुझे दूसरी इक्वेशन। एक बार दोबारा चेक करते हैं। यहां तक तो होप्सो पहले सीख लिया था। डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस 20 किलोमीटर, स्पीड अब डाउनस्ट्रीम यानी कि x प्लस वाई, और टाइम हो गया 2r। तो वी आर गेटिंग फर्स्ट इक्वेशन। दूसरे केस में डिस्टेंस है 4 किलोमीटर, टाइम फिर से 2 घंटे, और स्पीड कौन सी है, अपस्ट्रीम। तो वी आर गेटिंग सेकंड इक्वेशन। नाउ सॉल्व बोथ ऑफ देम। इन दोनों को सॉल्व कर लो। तो वी आर गेटिंग x प्लस वाई इक्वल टू 10, x माइनस वाई इक्वल टू 2। साइमल्टेनियसली सॉल्व करा एलिमिनेशन से, तो 2x बिकम 12। तो x तो आ गया 6 किलोमीटर पर आवर, और जैसे मैंने x की वैल्यू डाली 6 प्लस वाई इक्वल टू 10, y आ गया 4 किलोमीटर पर आवर। तो एज अ रिजल्ट मुझे अपना आंसर मिल गया कि जब भी कोई बॉडी, जब भी ये पसंद ऋतु पानी में स्टिल वाटर में चल रही है तो 6 की स्पीड से चलेगी, जबकि पानी खुद कितनी की स्पीड से चल रहा है, 4 की स्पीड से चल रहा है। प्लीज वीडियो को पॉज करना, आराम से पूरा क्वेश्चन पढ़ना, नहीं समझ आए तो रिवाइंड करना, देन अगला क्वेश्चन देखना। अब बेटा हम लोगों के पास आ गया क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, जो वन ऑफ द वर्ड प्रॉब्लम है अगेंस्ट, और थोड़ी सी और अच्छी है, प्रीवियस से भी और अच्छी प्रॉब्लम है, ध्यान देना। 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन डू अ वर्क ऑफ एम्ब्रॉयडरी इन 4 डेज। ठीक है, 2 वुमेन और 5 मैन एक काम को 4 दिन में खत्म कर देते हैं, जबकि 3 वुमेन और 6 मैन उसी काम को सिर्फ 3 दिन में खत्म कर देते हैं। बताओ एक कितना टाइम लगेगा एक वुमेन और एक मैन को उस काम को फिनिश करने में। एज बेटा कंसिडर करो, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ वर्क एंड टाइम। प्लीज रिमेंबर दिस वर्ड, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ वर्क एंड टाइम, क्योंकि हम आपको टाइम दे रखा और हमें काम करवा रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन बोलते हैं। अब मैं पहले कुछ बातें पूछता हूं या समझाता हूं, आप ध्यान देना। मानो आप अपने एक बुक को 10 दिन में पढ़ लेते हो, मानो आप अपनी एक बुक को 10 दिन में पूरी पढ़ लेते हो, तो बताओ एक दिन में कितनी पढ़ोगे। तो बेटा आप एक दिन में अपनी पूरी बुक का 1/10 हिस्सा पढ़ोगे, क्योंकि 1/10 हिस्सा आज पढ़ा जाएगा, 1/10 हिस्सा कल पढ़ा जाएगा सेकंड डे पे, 1/10 हिस्सा थर्ड डे पे पढ़ा जाएगा, एंड इट विल कंटिन्यू अप टू 10 डेज, आपकी बुक फिनिश हो जाएगी। और एग्जांपल लेता हूं आसान सा, मानो आपने अपनी बुक को 2 दिन में पढ़ लेना है, तो आज कितनी पढ़ोगे। तो चाहे लॉजिक हो या ना हो, बच्चा कहता है आधी आज पढ़ लूंगा, आधी कल पढ़ लूंगा, हो गई पूरी। तो बेटा जो आधा है, आधा मीन्स 1/2। 1/2 क्यों आया, क्योंकि मैंने कहा हमने पूरी बुक को 2 दिन में पढ़ा, तो उसका हाफ पार्ट एक दिन, हाफ का मतलब 1/2, और हाफ पार्ट अगले दिन 1/2। इट मीन्स हो क्या रहा है, जो भी काम हमारे को एक पूरे दिनों में करना था, उसका 1/that पार्ट रोज करना पड़ता है। जैसे इन्होंने कहा उसने पूरा वर्किंग को 4 दिन में कर दिया, तो बताओ एक दिन में कितना काम किया होगा उन लोगों ने मिलके, 1/4। सेकंड डे भी 1/4, थर्ड डे भी 1/4, फोर्थ डे भी 1/4। तो 1/4 1/4 1/4 1/4 इट गिव यू 1। तो मेरा जो मोटिव है इस क्वेश्चन को समझाने का वो ये है कि इस बार क्वेश्चन में गलती ना हो, इसलिए आपको ध्यान देना है। अब आप सारी बातों को दोबारा से चेक करो। लेट द टाइम टेकन बाय अ वन वुमेन बी x डेज, कि जो टाइम एक काम को करने के लिए चाहिए वो कितना चाहिए, x डेज चाहिए, और टाइम टेकन बाय वन मैन बी
y डेज। उसी काम को खत्म करने के लिए आदमी को कितना दिन चाहिए, y डेज चाहिए। तो सो इन 1 डे a woman do 1/x work and in 1 day a man do 1/y वर्क। बेटा क्योंकि अब वर्ड प्रॉब्लम है, लेवल बहुत अच्छा हो चुका है चैप्टर का, तो इनको कंसर्न करना है। ये ऐसा है, मैंने आप ऐसा समझो कि मान लो पूरे काम को वुमेन को करने में 10 दिन लग रहे थे, तो एक दिन में एक वुमेन कितना काम करने वाली है, 1/10। पूरे काम को करने में मैन को 20 दिन लग रहे थे, तो बताओ मैन एक दिन में कितना काम करने वाला है, 1/20। ठीक है, जैसे मैंने कहा तुमने पूरी बुक 2 दिन में पढ़ देनी है, तुम ज्यादा समझदार हो ना, 2 दिन में पूरी बुक पढ़ दोगे, तो आज कितनी पढ़ोगे, तो 2 का रेसिप्रोकल 1/2, इसलिए वो हाफ बन जाता है, जो हमारे अंदर पहले से इनबिल्ट है कि आधा आज आधा कल। तो वो 1/2 क्यों आया, क्योंकि हमें 2 दिन में पूरी बुक पढ़नी थी, तो एक दिन में उसका हाफ पार्ट पढ़ेंगे, हाफ पार्ट मतलब उस डे का रेसिप्रोकल। तो अगर ये पूरा काम x डेज में करेगी तो उसका रेसिप्रोकल, y डेज में करेगा तो उसका रेसिप्रोकल। और जब भी टाइम वर्क का क्वेश्चन होगा आपको रेसिप्रोकल करना होगा, क्योंकि वरना प्रॉब्लम रहेगी। क्योंकि हमारे पास 2 वुमेन है, अगर एक वुमेन x डेज में काम करती है और मैं रेसिप्रोकल नहीं करूंगा तो तुम तो कह दोगे 2 वुमेन 2x काम करेगी, मतलब एक वुमेन को तो 10 दिन लग रहे हैं, मैंने 2 लोग लगा दिए तो काम जल्दी होगा या देर से, तो आपका कहना है जल्दी। लेकिन अगर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 × 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये तो गड़बड़ हो गई ना, एक वुमेन 10 दिन में काम कर रही है तो 2 वुमेन तो 5 दिन में ही काम करेगी ना, जल्दी खत्म कर देगी। लेकिन अगर हम अपने डायरेक्ट चले जाए तो 2 × 10 20 बन रहा है, तो वो गड़बड़ यहां होती है। इसलिए वर्क एंड टाइम के केस में रेसिप्रोकल में डील करना है। तो 2 वुमेन है, रोज काम करती है 1/x, तो वुमेन के लिए आ गया 2x और मैन के लिए आ गया 5y और काम होगा 1/4, क्योंकि इन द केस ऑफ वर्क एंड टाइम हर चीज का रेसिप्रोकल कर देना है। 2 वुमेन, तो एक वुमेन ने एक काम करने में 1/x टाइम करा, तो दूसरी वुमेन ने मिलकर 2/x, ऐसे मैन का 5/y और टोटल काम का 1/4 हिस्सा एक दिन में होगा। यहां पे आएगा 3x 6y और 3 दिन लगा रहे तो 1/3। एज बोथ ऑफ द इक्वेशन जो आ रही है वो हमारी लीनियर फॉर्म में नहीं आ रही है, रिड्यूस करना पड़ेगा। तो कैसे रिड्यूस करूंगा मैं, तो आपको पता ही है, मैं मान लूंगा लेट 1/x u है, 1/y v है और ये आ गया 2u 5v सॉरी 1/4। इसे ऊपर ले जाओ, 8u 20v equal to 1 which give us a first equation in linear form। ऐसे दूसरी इक्वेशन के लिए 3u 6v 1/3, 3 को फिर से ऊपर ले जाता हूं, 9u 18v equal to 1। तो बेटा इस तरह से मैंने अपने क्वेश्चन के अंदर दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लिया। लेट्स चेक फर्स्ट अगेन, क्वेश्चन में फिर से पढ़ता हूं, फिर से कोशिश करता हूं पूरी क्वेश्चन को आपको क्लियर करने के लिए। 2 वुमेन और 5 मैन ने एक काम को 4 दिन में खत्म करा, जबकि 3 वुमेन और 6 मैन ने उसी काम को 3 दिन में खत्म करा। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ पर्सन बढ़ते जा रहे हैं, काम जल्दी हो जा रहा है, इससे आइडिया लग गया ये वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है। बताओ एक दिन में कितनी वुमेन काम करेगी, कितना टाइम लगेगा एक वुमेन को काम खत्म करने में, कितना टाइम लगेगा एक मैन को काम खत्म करने में। तो मैंने माना वुमेन को x डेज लगेगी, मैन को y डेज लगेंगे। एज वी कंसीडर द थ्योरी दैट कि अगर x डेज में कोई काम पूरा हो रहा है तो वो एक दिन में उसका 1/x पार्ट करेगी, और y डेज में अगर मैन काम कर रहे हो तो वो एक दिन में उसका 1/y पार्ट करेगा। तो एक एक दिन का काम निकाल लिया। अब अगर एक वुमेन 1/x काम करेगी तो 2 वुमेन आ जाएगा तो 2 × 1/x, 5 मैन आ जाएगी तो 5 × 1/y इक्वल टू 1/4। सिमिलरली 3 वुमेन है तो 3/x, 6 मैन है तो 6/y और फिर एक दिन के काम में 1/3, क्योंकि 1/3 आज काम होगा, 1/3 कल, 1/3 परसों, 3 दिन में काम खत्म। तो इस तरह से मेरी 2 इक्वेशंस बन गई। और इसके आगे क्या करना है, यू आर वेरी वेल नो, क्योंकि हमने आज ऐसे 10 क्वेश्चन कर लिए हैं जो इसी तरह से चलते हैं। तो 1/x को u माना, 1/y को v माना, 1/x को u माना, 1/y को v माना, दोनों इक्वेशन को सिंपल कर लिया। आगे की कैलकुलेशन आप कर लेना, 100% आंसर बिल्कुल सही आएगा अगर आपने कैलकुलेशन गलत नहीं की तो। नाउ वी आर मूविंग टू 3.6 की लास्ट एक्सरसाइज, मतलब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट। ठीक है, रिलीफ मिलता है सुनते ही, लास्ट एक्सरसाइज, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट। तो देखते हैं बेटा, लास्ट एक्सरसाइज नहीं है, अभी 3.7 में है, वो भी करेंगे इसके बाद अगले लेक्चर में। अभी सेकंड क्वेश्चन है, फॉर्मुलेट करना है इस प्रॉब्लम को और फिर उसके बाद सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। और क्वेश्चन क्या सुन लेते हैं। रूही ने 300 किलोमीटर
अपने घर तक पहुंचना है, कुछ हिस्सा ट्रेन से जाने वाली है वो और कुछ हिस्सा बस से जाने वाली है वो। इट मींस उसका घर 300 किलोमीटर दूर है और उसमें से वो ट्रेन और बस दोनों को यूज करेगी अपने घर तक पहुंचने के लिए। रूही को 4 घंटे लगते हैं, अगर वो 60 किलोमीटर तो ट्रेन से चली जाती है और रेस्ट बाय बस चली जाती है। तो व्हाट डू यू मीन बाय रेस्ट बाय बस? देखो मैं सिचुएशन यहां बना देता हूं, ट्रेन बस, टोटल डिस्टेंस कितना है 300 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस उस बच्चे ने कवर करना है, ठीक है। और उसके लिए उसके बाद 2 ऑप्शन है, या तो ट्रेन से जाएगी या बस से। और पहली सिचुएशन क्या रही है कि वो अगर बस ट्रेन से जाती है 60 किलोमीटर और रेस्ट जाती है बस से, तो उसे टाइम लगता है 4 घंटे। तो रेस्ट कितना होगा बेटा ये बताओ? 300 में से अगर कोई 60 चला गया तो रेस्ट कितना बचा? 240। तो 240 जाएगी बाय बस, 60 जाएगी बाय ट्रेन और टाइम लगेगा 4 घंटे। ऑन दी अदर हैंड अगर वो 100 किलोमीटर तो ट्रेन से चली जाती है, तो अब बताओ रेस्ट कितना बचा? अगर मेरे को 300 किलोमीटर जाना है, 100 किलोमीटर मैं ट्रेन से चला गया, तो रेस्ट कितना बचा? 200। और अब क्या कहते हैं? शी टेक 10 मिनट लॉन्गर। What this mean? 10 मिनट लॉन्गर का क्या मतलब होगा कि अब 4 घंटे तो लगेंगे प्लस 10 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे। तो अब उसे घर पहुंचने में टाइम लगेगा 4 घंटे 10 मिनट। अब आपको अपने आंसर में बताना है दोनों मूविंग बॉडीज की, मतलब ट्रेन की और स्पीड, बस की स्पीड क्या है। तो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल रीचेक द क्वेश्चन अगेन। रूही ने 300 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है, कुछ हिस्सा ट्रेन से कुछ हिस्सा बस से। 4 घंटे लगते हैं अगर वो 60 किलोमीटर जाती है ट्रेन से, बचा हुआ जाती है बस से, तो वो आया 240। और वही अगर 100 किलोमीटर जाती है वो ट्रेन से, बचा हुआ यानी कि 200 किलोमीटर जाती है बस से, तो उसे टाइम लगना है 4 घंटे 10 मिनट। तो कैसे शुरू करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन में फाइंड करनी है स्पीड, तो लेट द स्पीड ऑफ अ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ द बस बी y kilometer per hour. Are you getting this too? After having this value as x and y, we all know the formula of distance is always speed into time. But here the point to be remembered that कि मेरे को distance तो break कर करके करना है and we have a concern about time, तो हम time लिखेंगे। तो according to given, पहले situation में जो given है, according to given time taken by ट्रेन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं बेटा, टाइम टेकन बाय ट्रेन एंड टाइम टेकन बाय बस इज 4 आवर। दिस इज ऑलरेडी गिवन टू अस कि जब वो लड़की 60 किलोमीटर ट्रेन से जा रही है, 240 किलोमीटर बस से जा रही है, तो उसे कितना टाइम लग रहा है? 4 घंटे। तो मुझे टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन पता है, टाइम टेकन बाय ट्रेन प्लस टाइम टेकन बाय बस गिव अ टोटल टाइम एज 4। तो अगर मैं कहूं तुम्हें यहां से टाइम का फॉर्मूला चाहिए, तो व्हाट इज द अरेंजमेंट? तो आपकी तरफ से टाइम का फॉर्मूला बनेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, एंड हियर वी हैव बोथ ऑफ द क्वांटिटीज। डिस्टेंस कितना है ट्रेन के लिए? 60 किलोमीटर गई, स्पीड थी x। बस से 240 किलोमीटर गई, स्पीड थी y और टाइम आ गया 4। तो दिस गिव यू अ फर्स्ट इक्वेशन, जिसे मैं अभी बाद में रिड्यूस कर लूंगा 4 से डिवाइड करके, बट दिस बिकम अ फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट सिचुएशन। अब सेकंड कंडीशन क्या है? सेकेंड कंडीशन है बेटा इसी क्वेश्चन के अंदर, मैं ये रब कर रहा हूं, आप नोट कर लोगे क्योंकि पॉज करके और रिमाइंड करके। टाइम टेकन बाय ट्रेन एंड टाइम टेकन बाय बस इज नाउ बिकम 4 आवर प्लस 10 मिनट, क्योंकि 10 मिनट ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन उसने डिस्टेंस कितना कवर करा था? 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, रेस्ट बाय बस, तो स्पीड तो x और y रहेगी, और ये आ गया 4 प्लस 1/6। नाउ टेल मी बेटा 1/6 क्यों? 1/6 इसलिए बेटा क्योंकि 10 मिनट का मतलब होता है 10/60 आवर्स, क्योंकि सबकी यूनिट सेम रखनी है, जिसकी वैल्यू आ गई 1/6। तो यहां पे आ गया मेरे पास 100/x to 100/y। When you take the LCM, it become 25/6। ये आ गई दूसरी इक्वेशन। लेकिन बेटा दोनों ही इक्वेशंस अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, दोनों को ही रिड्यूस करना पड़ेगा, और उनके रिड्यूस करने के लिए मुझे लेट करना पड़ेगा 1/x एज u, 1/y एज v। पहली इक्वेशन बन गई 60u 240v इक्वल टू 4। दूसरी इक्वेशन बन गई 100u 200v 25/6। 6 ऊपर ले जाएंगे, पहले हम यहां तक कंटिन्यू करते हैं, पहले से एक बार डिस्कस कर लेते हैं, कोई डाउट तो नहीं है हमारे को।
मैं 60 किलोमीटर बस से और 240 किलोमीटर ट्रेन से गई, बस से गई 240 एंड 60 ट्रेन से गई तो 4 घंटे लगे। ऑन द अदर हैंड 100 किलोमीटर ट्रेन से गई एंड 200 किलोमीटर बस से गई तो उसे 10 मिनट लॉन्गर लगे। 10 मिनट लॉन्गर का क्या मतलब है कि जो पहले टाइम लग रहा था 4 घंटे वो तो है ही है, प्लस 10 मिनट ज्यादा। ऐसे के लिए मैंने पहले ट्रेन की स्पीड को x और बस की स्पीड को y माना। अकॉर्डिंग टू गिवन दोनों के टाइम का सम 4 घंटे था, तो पहली इक्वेशन बना दी। और ये कैसे आया, टाइम का फॉर्मूला यूज किया मैंने यहाँ पे, एंड टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जो मैंने यहाँ पे यूज करा। 60 अपॉन x 240 अपॉन y 4। ऐसे बेटा 100 अपॉन x 200 अपॉन y 4 प्लस 10 मिनट, तो ये देगा 25/6। और क्योंकि ये हमारी रिड्यूसिबल फॉर्म में आ गया तो मैंने इसे ऐसे लिख लिया। अब मैं इसे आगे सॉल्व करके दिखा देता हूं आपको, देखो आप आराम से। तो मैं दोनों इक्वेशन को ऊपर कॉपी कर लेता हूं पहले यहां से। देखो मैंने पहली इक्वेशन उठाई 60u 240v इक्वल टू 4। मैं इसे 4 से डिवाइड कर सकता हूं, तो मैं डेफिनेटली कर रहा हूं। 15u 60v इक्वल टू 1। तो ये मेरे पास पहली इक्वेशन ठीक होने के बाद आई। अब मैंने दूसरी इक्वेशन उठाई, वो आ रही है बेटा 100u 200v 25/6। बताओ पहला चेंज क्या आएगा इसके अंदर। द foremost change in this equation is only that कि पहले तो मैं 6 को ऊपर भेज देता हूं। 600u 1200v equal to 25 and all these terms are divisible by 25, तो मैंने 25 से डिवाइड कर दिया। जैसे मैं 25 को इससे डिवाइड करूंगा तो 25 के डिवाइड करने पे ये आने वाला है 24u और ये आने वाला है 48v equal to 1। अब बेटा क्वेश्चन आपके कंट्रोल में आ गया। We have two equation x and y in the terms of u and v. We first of all find out that u and v, then we try to find out the value of x and y from our question. तो ऊपर से मैंने यहाँ पे कॉपी करा। कॉपी करने से पहले मैं किसी भी ऑप्शन को कंपेयर कर ले रहा हूँ। देखो यहाँ 15 है या 24 है या 60 है या 48 है, दोनों ही कॉम्प्लिकेटेड से चल रहे हैं। तो मैं बैलेंस पार्ट पे आ जाऊँ या ड्रैग करना चाहूँ ड्रैग कर लेता हूँ। देखो 60 और 48 दोनों 12 के टेबल में मल्टीपल्स है, तो आप चाहो तो 12 के मल्टीपल्स के हिसाब से चेक कर लो कि कैसे इक्वल करूं, या डायरेक्ट करना तो डायरेक्ट कर लो। जस्ट यू नीड टू कैलकुलेट इट। तो कैलकुलेशन के लिए मैं आपको सीधा सीधा दिखा देता हूं। इसे 24 से कर लेते हैं, इसे 15 से। तो व्हाट वी नीड टू डू, वी हैव टू मल्टीप्लाई 24/15। तो 24/15 होगा 360u। 24/60 होगा, 24 को 60 से मल्टीप्लाई करूंगा 1440v इक्वल टू 24। सो कैलकुलेशन सही चल रही है हमारी। ऐसे बेटा ये भी आ गया 360u 15 इंटू 48 करते हैं तो इट इज 480 प्लस 240 480। आप अपने तरीके से मल्टीप्लाई कर लेना। तो इट्स 720 बेटा 720v इक्वल टू 15। नाउ वी सब्ट्रैक्टेड, माइनस 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 ये गया, यह 720v बचा और यहां डिफरेंस आ गया बेटा आई थिंक 9। तो what is the value of v finally? तो v become 9/720, it's 1/80। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में डाल देते हैं। यहां डाल देता हूं मैं 15u 60 इंटू 1/80 इक्वल टू 1। तो आप देख रहे हो कैलकुलेशन कहां पहुंच रही है इसकी। ये 3/4 हो गया, ये 15u 1/4 आ गया, ये u 1/60 आ गया। सो बेटा 1/x को मैंने u माना था, तो 1/x 1/60 आया, तो मुझे मिल गई x as 60 किलोमीटर पर आवर। यानी कि जो ट्रेन की स्पीड है वो तो 60 किलोमीटर पर आवर है। 1/y v था, तो 1/y 1/80 आया, तो y की वैल्यू आ गई 80 किलोमीटर पर आवर। हेंस वी कंक्लूड दैट जो स्पीड ऑफ ट्रेन है दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर एंड जो स्पीड ऑफ बस है दैट इज 80 किलोमीटर पर आवर। होप सो अच्छा क्वेश्चन थे ये लास्ट के 2-3 वर्ड प्रॉब्लम्स। आप उनकी प्रैक्टिस जरूर करेंगे, रिपीट जरूर करेंगे। अगर नहीं समझ आया प्लीज रिवाइंड द वीडियोस, चेक द लेक्चर्स अगेन, चेक द टॉपिक्स अगेन। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। प्लीज प्रैक्टिस करना, अपने एग्जांपल्स एनसीईआरटी बुक से भी ट्राई कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर इसकी ऑप्शनल एक्सरसाइज पे बनेगा जो और भी इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग समझते हैं ना आप लोग, सीखने लायक बहुत कुछ मिलेगा आपको उसमें भी। टिल तब तक की प्रैक्टिस योर मैथ्स, पढ़ते रहे, खुश रहे।